हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। हमारे ऐसे भाई या बहन जो क्लास 12th में 12वीं कक्षा 12वीं में आर्ट सब्जेक्ट से हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। देखिए दोस्तों, हमारे ऐसे भाई जो कक्षा 12th में भूगोल इससे आर्ट सब्जेक्ट से हैं, तो उनके लिए मैं यह बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो डेट है वो फिक्स हो गई है। एग्ज़ाम की डेट है और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, आपके पास समय भी बहुत कम बचा है, तो उसके लिए आपने अगर सब्जेक्ट को भूगोल सब्जेक्ट को आपने अगर कंप्लीट नहीं किया है, तो देखिए दोस्तों, आप एकदम से कवर कर भी नहीं पाओगे। तो ऐसे भाई जिनके लिए जिनके पास समय नहीं है, वो चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स हमारे भूगोल सब्जेक्ट में आए, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा अंत देखना है और देखना है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं और रिपीट भी हुए हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आपको सारे यूनिट बाय यूनिट सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बस आपको उन्हीं को पढ़ना है और 99% आपके वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा जो यूनिट बाय यूनिट दी है, तो इसको जो हमारी बुक्स है, इसको बुक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, खंड आ और खंड बा। वो आप सभी को मालूम है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भूगोल को आपको जो इसका ब्लूप्रिंट है वो भी आपको होना चाहिए कि किस तरह से किस यूनिट में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दोस्तों यूनिट जो हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है वो हमें क्या करता है, हमारे समय की बहुत बचत करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखना मानव भूगोल के बारे में पढ़ लेना। इसकी परिभाषा काफ़ी बार पूछी गई परिभाषा है। तो मानव भूगोल क्या होता है, इसके बाद जो इसके उपक्षेत्र हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ उपक्षेत्र हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा बाद में एक ट्रिक के हिसाब से, या फिर इसमें एक बॉक्स आता है, एक टेबल टाइप का है, उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से आप याद कर सकते हो सारे। तो यहाँ से आपको किसी को याद नहीं करना है, आपको यहाँ से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से जो याद करना है वो चीज़ें यहाँ से देखिए, आपको मानव भूगोल की जो व्यक्ति है वो पढ़ लेना। रेड जेल के अनुसार परिभाषा याद करके जाना है, और मानव भूगोल की एक सामान्य सी परिभाषा मैंने बता दी है। मानव भूगोल क्या है, आप एक परिभाषा याद कर लेना, बस वही हो जाएगी। कई की मानव भूगोल की परिभाषा है जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी है, तो आप अपने हिसाब से एक परिभाषा याद करके जाना। बस आपसे सीधे सीधा मानव भूगोल की परिभाषा पूछी जाएगी। अगर आपसे सीधा पूछ ले कि रेड जेल के अनुसार, तो आपको इन्हीं के अनुसार जैसी परिभाषा इन्होंने दी है वैसी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए यहाँ हो गया। देखिए दोस्तों, जो मैं इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो अभी बता रहा हूँ आपको। पर्यावरण की निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है और निश्चयवाद क्या है, और रुक जाओ जाओ अजय, ये क्वेश्चन जितने भी मैंने टिक लगा लिए दोस्तों, इनको पढ़ना है आपको, किसी को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ना उधर से, और यहाँ से उधर से कुछ पढ़ना नहीं है आपको, बस इनकी जो टिक लगा दी है मैंने, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। 7, 8, 9, 10 और 11, बस इन्हीं को आपको पढ़ के जाना है, इधर आपको कहीं नहीं पढ़ना है, इनमें से ही आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें से, तो ऑब्जेक्ट मैं बता देता हूँ कहाँ से बनेगा। देखिए, इसको अंतर को भी एक बार आप रीड करके जाना, पढ़ के जाना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए, जो अभी जो इसके उपक्षेत्र थे मानव भूगोल के, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, सीधा यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा। आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक भूगोल के एक उपक्षेत्र का नाम बताइए, तो इनमें से 3 अदर के डाल देगा, एक इसमें से डाल देगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट आएगा, या सीधे सीधे आपसे 2 नंबर ही पूछ लेगा, सामाजिक भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र के नाम लिखिए, तो व्यवहारिक भूगोल। और सीधे सीधा दोस्तों यहाँ से आपको ये यहाँ से ट्रिक करके यहाँ से आपको याद ही करना है, क्योंकि वो पूछ लेगा व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत क्या किसका अध्ययन करते हैं, तो ये मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शाखा है इसके अंतर्गत व्यवहारिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक कल्याण और भूगोल का अध्ययन करते हैं। समाज, सारी शाखाएं हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की शाखा है, इन शाखाओं को आपको याद करना है। और देखिए, नागरिक भूगोल, ये सारे मानव भूगोल के सारे क्षेत्र हैं, तो इस तरह से आपको पहले सबसे मानव भूगोल के क्षेत्र पढ़ लेना। और क्षेत्र के अंतर्गत आपसे सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक भूगोल है, इसके उपक्षेत्र नाम बताइए, तो 2 या 3 इस तरह से उपक्षेत्र भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ, इस टेबल में से आपका एक एमसीक्यू बनने वाला है बोर्ड परीक्षा में। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरह से बनेगा, मैंने बता दिया। पूछ लेगा इतिहास के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल का। महामारी विज्ञान के अंदर चिकित्सा भूगोल का अध्ययन किया जाता है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट हमारा खत्म हो जाता है यहीं पर। यहीं से देखो, आपको आर्थिक भूगोल की भी आपसे उपक्षेत्र पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको इनकी याद करना है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उपक्षेत्र कौन से आते हैं, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, इस तरह से आपको याद करके जाना है दोस्तों यहाँ से। और इस पार्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है दोस्तों, इस तरह से है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें से भी आपका एक एमसीक्यू आएगा। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व अनेक क्षेत्र हैं, ऐसे क्यों ऐसा
क्यों होता है, ठीक है। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों हो रहा है जो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको कुछ भी याद करना नहीं है, आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। मैं बता रहा हूँ यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको वही याद रखना है बस, और कुछ याद रखना नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका जी, यहाँ से देखिए। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 या 3 बहुत कारक। तो इनमें से आपको 2 या 3 जो आपको अच्छे लगे, देखिए बहुत सारे कारक हैं, इसमें से आपको जो अच्छे लगे आप दो अपने हिसाब से 2 या 3 से याद करके जाना, इस तरह से टिक कर लेना। 2 या 3, ये 3 आपको याद करके जाना है, जो आपको उचित लगे, ऐसा नहीं कि आप सारे 2 या 3 आपको याद करके जाना है। यहाँ से पूछ सकता है आपसे 2 या 3 बस। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप किसी कहीं से भी कुछ याद नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं जो बताऊँगा आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन बनेगा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपसे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे आपको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्ट बन सकता है कि विश्व में सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो कौन सा है। तो चीन आता है सबसे पहले, फिर भारत आ रहा है। तो इस तरह से आप जनसंख्या की दृष्टि से भी देशों के नाम रखना। आपसे पूछ सकता है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि में कौन से स्थान पर है, तो दूसरे नंबर पर आपको इस तरह से याद रखना है। और प्रथम नंबर पर कौन है, तो चाइना या चीन है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, आप जनसंख्या वृद्धि से क्या आशा है, इस तरह से याद रखना। जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। इस तरह से इन दोनों के प्रकार के भाई जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक किसे कहती है, धनात्मक किसे कहती है। देखिए दोस्तों, ये बड़ी ही सिंपल परिभाषा है। जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक वृद्धि वो होती है जहाँ पर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर से, मृत्यु दर जन्म दर से कम होती है ना, ठीक है। मृत्यु दर जन्म दर से कैसी होती है, कम, और जन्म दर अधिक होती है, वो होती है धनात्मक वृद्धि। और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है, जहाँ पर मृत्यु दर अधिक होती है और जन्म दर कैसी होती है, कम होती है। जस्ट वो उसको बोल जाती है हम ऋणात्मक, जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक वृद्धि। तो इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन आएंगे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, असुदर जन्म दर ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला पूछा गया है। इन दोनों को आपको अच्छी तरह से याद करके रीड करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ के जाना है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस जो आपको इन दोनों को रीड कर लेना, बस मैं बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके। इसके बाद अब यहाँ पर आइए, यहाँ से बता देता हूँ मैं आपका, ठीक है। यहाँ से देखिए जनसंख्या विश्व में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, इसमें से आपको 2 या 3 दुष्परिणाम याद करके जाना है, ठीक है। ठीक है, मृत्यु दर किसे कहते हैं, जी आपको मैं बताया था, इसको बताया, आपको उसकी परिभाषा याद करके जाना है। और इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इस तरह से देखिए, ठीक है। इसके जो थॉमस जो माल्सन, इनके दो आपको सिद्धांत, बस 2 सिद्धांत याद करके जाना है दोस्तों। इनमें से आपको 2 सिद्धांत याद कर लेना है, आ सकता है, ठीक है दोस्तों, ये भी बता दिया। इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है, तो अब तो आप याद कर लेना, किसी उद्योग वजह तो आपको सही विषय नॉर्मल सी है, आप पता कर सकते हो। इसके बाद कुछ नहीं है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी परिभाषा आप याद करके जाओगे, ठीक है दोस्तों। इसे प्रभावित करने वाले 2-3 कारक भी लिख लेना, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मानव विकास आ गया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी बता देता हूँ मैं। यहाँ से मानव भूगोल की जो इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो हम यहीं से देखते हैं। सतत पोषणीय विकास आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछता है सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ठीक है आपसे। तो इसकी परिभाषा याद करके जाओगे, सतत पोषणीयता क्या होती है ना। देखिए सतत पोषणीयता मैं अभी बताता हूँ सामान्य से भाषा में। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, जैसे मान लो कोई संसाधन है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, जो कोई संसाधन है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, और उसका जिस संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं उसका हम इस तरह से उपयोग करें कि आगे जो हमारी पीढ़ी आने वाली है वो भी उसका क्या कर सके, उसका क्या कर सकेगा, उसका उपयोग कर सके। वो अगली पीढ़ी में, प्रत्येक पीढ़ी में अवसरों का उपलब्धि जो लिखा है ना, तो अगली पीढ़ी में भी वो हमारी जो नई पीढ़ी आएगी, नई जनरेशन आएगी, वो भी उसका उपयोग कर सके, उसका यूज कर सके, उसे ही बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ, सार्थक जीवन क्या होता है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। सार्थक जीवन, सशक्तिकरण का अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या होता है सशक्तिकरण का, वो अर्थ आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको याद करके जाना है। मानव विकास को उपागम के नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है, सब छोड़ देना। मानव विकास सूचकांक भी याद कर जाना, बस इस तरह से आपको इनको याद कर लेना है और सारे छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखिए यहाँ से
मानव विकास के कोई 2 उद्देश्य याद करके जाना है। 2 उद्देश्य आ सकते हैं मानव विकास के, कोई 2 उद्देश्य बताइए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 की विशेषता, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 की विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अभी बता रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मानव विकास प्रतिवेदन 2020 की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मानव विकास का महत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। प्राथमिक क्रियाएं जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। देखिए दोस्तों अभी हम चर्चा करते हैं इसके बाद। इसमें से एमसीक्यू भी आप रखना है, पूछ लेता है कि भैया जो शिक्षा पढ़ाना लिखाना कौन सी क्रिया है, प्राथमिक द्वितीय, इस तरह से आपसे क्रिया में से आपसे एमसीक्यू बनेंगे, 2 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ से मैं सबसे पहले आपको परिभाषा बता देता हूँ कि कहाँ से आपकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से आपके 2 एमसीक्यू आना है, मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें से आप पढ़ के लाना। और 2 एमसीक्यू कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 एमसीक्यू कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। पहले हम क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपको इसको याद करके जाना है, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी दिए हैं ना। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला ब्राज़ील है। पशुवासी चरण आवास, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मेडागास्कर महाद्वीप पूर्वी तट पर स्थित है, कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, इस तरह से ये वाली 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड, और ये क्या पशुपालन वाला मुख्यतः कहाँ किया जाता है, पशुपालन मुख्यतः ये 2-3 2-4 देश के नाम है, तो आपको इनको याद करके जाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखिए अकेट की आपकी विशेषताएं पूछ सकता है। अकेट क्या होता है भाई, शिकार करना, शिकारी करना, उसको अकेट बोलते हैं। इसकी आपसे विशेषताएं पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आइए सुतोपिवास किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए स्थानीय, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जितने भी लगाना उतने लगा लीजिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है। स्थानांतरणशील या आदिकालीन किसी के नाम से भी जानते हैं इसको आदिकालीन किसी भी कहते हैं, याद रखना इसको, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और देख लीजिए यहाँ से हम पूछ लेते हैं भूमध्य किसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूमध्य किसी जो क्षेत्र हैं वो कहाँ की जाती है, ये पूछ लेगा आपसे। भूमध्य सागरी जो किसी है वो कहाँ की जाती है, किस प्रकार की खेती की जाती है, आपसे पूछ सकता है। सहकारी किसी किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। ट्रक किसी तो नहीं है, सब्जी वब्जी वाली किसी है, नहीं कह सकता है, फिर भी अगर आपको लगे तो पढ़ लेना मेरे हिसाब से। बाकी ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से और आपको किसी कोई ज़्यादा वो नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, यहाँ से बनेगा प्राथमिक क्रिया की विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने आप भी लगाना है उतने भी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आने के बाद आप देखिए चलवासी पशुचारण की जो विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं आपको इनमें से याद करके जाना है बस। जो भी छोटी छोटी सी विशेषताएं आपको 2-3 याद करके जाना है। अब जी सबसे ज़्यादा यहाँ से आपका एमसीक्यू बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप बिल्कुल भी लगा लीजिए, जितने भी लगाना है यहाँ से, जितने इंपॉर्टेंट भी लगाना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बनेगा ही। आपसे पूछ लेगा भैया जो स्थानांतरण किसी है, स्थानांतरण किसी है मलेशिया इंडोनेशिया में किस नाम से किस नाम से जानते हैं इस खेती को, लद्दाख के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक एमसीक्यू बनना है, तो देखो यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, मैं अभी बता रहा हूँ आप, तो इनको आप किसके नाम, आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। स्थानांतरण कृषि क्या है, एक किन क्षेत्रों में की जाती है, और जिन भी क्षेत्रों में की जाती है, देखिए इतने सारे क्षेत्र दिए हैं, देश भी दिए हैं, तो इनमें इनको किस नाम से जाना जाता है, तो उसके नाम भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ से और आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, सारी चीज़ छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका, भूमध्य सागर किसी की विशेषता, अंगूर की खेती की जाती है, उसकी यही पे विशेषताएं, तो विशेषताएं इसमें पढ़ लेना, बाकी इस पार्ट को छोड़ देना। आप सामूहिक किसी के कहते हैं, ये बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से टिक लगा ही हुआ है। बाकी यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सारी आदिकालीन किसी निर्वाह किसी वो है ना, स्थानांतरण किसी, उसी को आदिकालीन किसी के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको यहाँ से कुछ भी और याद करना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बस आप आगे बढ़ जाओगे। और आपसे अब यहाँ पर देखते हैं खनन किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा याद रखना है, खनन की परिभाषा याद रखना है। इसको प्रभावित करने वाले 1-2-3 कारक भी याद कर लेना, कारक पूछता है इसकी परिभाषा, इसे प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे छोड़ देना है। इसके बाद द्वितीय क्रिया में आ जाना है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं हम, इसमें दोस्तों कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको जो मैंने टिक लगा दी थी कि विनिर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए, स्वच्छ उद्योग टिप्पणी लिखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, अभी बता रहा हूँ दोस्तों। इसको भी याद रख लेना, आप वो चुप औद्योगिकी पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ के जाना है आपको, इससे क्वेश्चन बनेगा इनमें से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्ट भी आना है, इसमें से 2 आपके ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, चाहे मैचिंग में से दे दी, चाहे किसी में से दे दे। मैं बता रहा हूँ जितनी भी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, तृतीय, चतुर्थ जो भी एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएँ हैं, इनमें से एक आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले मैंने बता दिया प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय क्रियाकलाप कैसे कहते हैं, ये भी आपको परिभाषा याद करके जाना है। ठीक है, प्रथम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कैसे कहते हैं। तो देखिए, प्रथम क्रियाकलाप जो होते हैं, जो प्रथम जो क्रियाएँ होती हैं, हमारी प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे मान लो किसी में क्या करना, खेत की तैयारी करना, वो कैसी कहलाएगी, प्राथमिक क्रिया कहलाएंगी। और किसी में जो फसलों को काटना या फसलों में पानी देना, जो द्वितीय क्रिया कहलाएंगी। हल चलाना, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप कहलाएंगे। इस तरह से हमारी जो क्रियाकलाप पूछ लेता है आपसे। ठीक है, इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ से आप आगे जाओगे ना, आपको रसायन उद्योग पर आधारित है। रसायन उद्योग किस पर आधारित, ये इंपॉर्टेंट पूछा है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, जो आपको मैं पहली बार। प्रौद्योगिकी धूप किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से टिक लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद विनिर्माण की जो विशेषताएं आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना ही है। इसकी परिभाषा विनिर्माण किसे कहते हैं इसकी। ठीक है, अब उद्योग के वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण आपको यहाँ से याद करना है। जैसे कि आधार के रूप पर, यहाँ से आपसे एमसीक्यू भी बन सकता है। आधार के आधार पर, आकार के आधार पर जो उद्योग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कुटीर उद्योग पे हमारे यहाँ से उत्पादन के स्वरूप के आधार पर 2 प्रकार के, कच्चे माल के आधार पर पूछ सकता है, स्वामित्व के आधार पर। तो आपको इनका वर्गीकरण अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ से आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों, यहाँ से आपको एक अंतर याद करके जाना है, कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें से आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर आपको थोड़ी सी टिप्पणी याद करके जाना है। इसके ऊपर टिप्पणी पूछता है सिलिकॉन घाटी के ऊपर, यहाँ से एमसीक्यू को जानते हैं। देखिए दोस्तों, टर्मान में 1950 के दशक में अंत में यह स्टेफोर्ड विश्वविद्यालय को एक ऐसी नवीन तकनीकी संस्था द्वारा, तो सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित, इस तरह से आपको उनके बारे में याद करके जाना है। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको किसी को भी याद नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है यहाँ से इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा तृतीयक पार्ट आ गया, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। देखिए, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप को सी में शिफ्ट कर दिया गया है ना, क्योंकि मिलते जुलते क्रियाकलाप है। इसके बाद इसमें देखेंगे हम एनसीईआरटी। सबसे पहले फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, टिक लगा लीजिए, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होती हैं, ये चतुर्थ क्रियाकलाप पूछता है। और अंकीय विभाजक क्या होता है, इनकी परिभाषा आपको याद करके जाना। तीनों को टिक लगा दिया मैंने। इस तरह से आपको तीनों को पढ़ लेना है, और कहीं से भी नहीं पढ़ना, आपको तीनों को बस पढ़ के जाना है। उसके बाद आप यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। देखिए दोस्तों, एमसीक्यू के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी में इसका वीडियो एमसीक्यू के जो इसके इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम इसके हर चैप्टर से कम 50 एमसीक्यू लेके आऊँगा मैं। तो वो जिसमें सीधे सीधे उठा के आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें। और इस तरह से देखिए दोस्तों, तृतीय क्रियाकलाप की परिभाषा, क्रियाकलाप तो आपको सबको पता होना चाहिए, प्रथम क्या होते हैं, द्वितीय क्या होता है, और चतुर्थ क्रियाकलाप, इन सब की परिभाषा आपको याद करके जाना। पंचम क्रियाकलाप, जिस सारे क्रियाकलाप हैं इनकी परिभाषा आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनेगा। क्वेश्चन नहीं आया नहीं था, लेकिन एमसीक्यू बन सकता है कि भैया इसके अंतर्गत जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, इसके उदाहरण आपको याद रखना है। व्यापार, परिवहन, संचार। और चतुर्थ क्रियाकलाप में शिक्षा, सूचना, शोधन, विकास, इस तरह से आपको उदाहरण करना है। और पंचम क्रियाकलाप में अनुसंधान, वैज्ञानिक, परामर्शकर्ता, सरकारी अधिकारी, इस तरह जी इसके उदाहरण याद करना है। ये उदाहरण पूछे जाते हैं आपसे एमसीक्यू में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, यहाँ से आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। यहाँ से पैटर्न क्या है, इसके बाद पैटर्न क्या है, इसको याद, उसकी परिभाषा याद कर लेना। और जी यहाँ से ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को या आप याद करके लेना। तीनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको यहाँ से पढ़ के जाना है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जा सकते क्वेश्चन, है ना। इस तरह से दोस्तों, आपको यहाँ से और कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके बाद हाँ, सेवा विनिमय में अंतर आपको पढ़ के जाना है, क्या होती हैं सेवाएं, और ये किस क्रियाकलाप में आती हैं। देखिए, ये सेवाएं होती हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में आती हैं, और जो विनिमय होती है द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। आपको ये याद रखना है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी परिभाषा याद रखना है। आप जो पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, ये तो ठीक है, इसको याद करके रखना। ठीक है, वह तो किसे कहते हैं, इसके लाभ, बस। यहाँ से सेवा की परिभाषा, सेवा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी परिभाषा 2 नंबर में आ सकती है, सेवा। ठीक है, इस तरह से एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए, सेवाएं बहुत सारी होती हैं, इनके क्लासिफिकेशन अगर पढ़ेंगे और बैठेंगे हम तो कल तक नहीं पढ़ पाएंगे, बट आपको सिर्फ परिभाषा याद करके जाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं देखता हूँ आपको इस वीडियो में कम से कम एक बुक को कवर करूँगा। इसके बाद जो उसके नेक्स्ट बुक आई, 7 पार्ट आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 7th, जो इसी में जो 7th बुक है, दूसरी बुक है इसकी
सेकंड बुक का भी बना दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब परिवहन और संचार, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है मैं भी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, परिवहन संचार में से आपको क्या पढ़ना है, एक तो इसमें से MCQ आना ही है, तो MCQ के लिए भी आपको पढ़ना है। इसके बाद सबसे पहले इसमें परिवहन में आपको पढ़ना है क्या, परिवहन बताऊंगा मैं परिवहन क्या होता है। एक तो पहले इसकी परिभाषा याद करके जाना है आप, ये क्या होता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, इसको याद करके जाना है। इसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ से इम्पोर्टेंट कौन है। अभी देखिए साइबर वाला जो आता है, यहाँ से देखिए दोस्तों, या 2 क्वेश्चन MCQ पूछ रहा है, 2 या 3 MCQ बोल रहा है यहाँ से, तो MCQ ज़्यादा आएंगे, MCQ फोकस कर लेना। यहाँ से मैं बता देता हूँ आपके महाद्वीप, ये इनकी याद करके जाना है। विश्व के पर महाद्वीपीय रेल मार्ग पूछ सकता है, कौन कहाँ है, सबसे लंबा कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ बन सकता है। सबसे लंबे जल रेल मार्ग क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इधर से आप आगे बढ़ोगे, आगे हाँ, साइबर स्पेस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइबर स्पेस क्या है भैया, अच्छी तरह से याद करके जाना है आपको। साइबर स्पेस इसकी पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महामार्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद करके जाना है। इसकी विशेषताएं और महामार्ग की विशेषताएं दी है इस तरह से, दी है दोस्तों। इसके बाद ये मैंने बताया ना, इसके बाद इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। नक्शे में दर्शाने के लिए नाम आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इनके बारे में पढ़ के जाओगे, उसकी जो विशेषता है ये पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषता। ठीक है, कि कहाँ कैसा गया। ठीक है, इसके बाद स्वेज नहर है, जो स्वेज नहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर, इसके बारे में आप पढ़ के जाओगे, जो लाल सागर और महासागर को जोड़ती है जो नहर, अंटार्कटिका लाल सागर होती है, महासागर मध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है, तो इसको नक्शे में दर्शाना है कहाँ से कैसे क्या है। ठीक है, स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर पूछा गया भैया, सब दोनों में अंतर। ठीक है, और ये पता स्वेज नहर जो है हमारी, जो स्वेज नहर आती है उत्तरी अफ्रीका में, और जी आती है उसमें आती है। ठीक है, इस तरह से आपको देखिए याद करके जाना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाइप के जो पाइप परिवहन के गुण, ये याद के जाना है आपको। ठीक है, साइबर स्पेस ये बोल रहा था मैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद करके जाओगे। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, इसके लाभ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक 7 पार्ट तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप जो अपना पार्ट आ गया है वो आ गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सोचता हूँ कि इसको भी जल्दी कंप्लीट करवा दूँ। देखिए उसको इस इधर से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद और व्यापार संतुलन क्या है, इसी को भी याद करके जाना है आपको। मुक्त व्यापार और जीवन खुला हुआ व्यापार, इसको भी आप याद रखना है, उदासीकरण व्यापार। ठीक है, गेट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ भी बन सकता है, आपको क्वेश्चन भी बन सकता है। गेट का पूरा नाम याद करके जाना दोस्तों। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सैलरी शब्द किससे लिया गया, ये शब्द पूछ सकता है इसका, इस भाषा का नाम सैलरियम से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपको और कुछ यहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। पतन क्या है, बंदरगाह, इसकी परिभाषा आप याद करके जाओगे। जहाजी यात्रियों के चढ़ने ठहरने का जो स्थान होता है, पतन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब खंड आ गया बुक नंबर 2, इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है वो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।